everyone, welcome on Biology One Shot channel. Here is your Amrita ma'am, and dear students, from today onwards we are going to start with the syllabus, especially the rationalized syllabus for the class 12th examinations. जो भी बच्चे 2023-24 के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे जो भी हैं यहाँ पर जिनकी बोर्ड एग्जामिनेशंस 2024 में होने वाली है, आप लोगों का सिलेबस जो है बायोलॉजी का दैट इज ऑलरेडी बीइंग रैशनलाइज्ड एंड रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में हमारे चैप्टर्स का नंबर थोड़ा सा कम हो गया है. हमारा लास्ट ईयर तक चैप्टर नंबर 1 जो है बायोलॉजी का वो हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, लेकिन अब इस साल से हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने इसको मॉडिफाई कर दिया है एंड चैप्टर नंबर 1 हमारा अब होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो डियर बच्चों, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं. इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप बाय मी इन डिटेल्ड एनसीईआरटीज वी कैन से स्ट्रक्चर और फॉर्मेट. मतलब हमारी एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है उसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं. तो इससे आप लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है. पहली बात तो आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशंस तो धमाकेदार धांसू हो जाएंगी. दूसरी बात यह है कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो भी आपके लिए ये वाले लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को हर एक लाइन कवर अप करने वाले हैं. एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, इमेजेस एंड एवरीथिंग. मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो डायरेक्टली आपके माइंड के अंदर जो है प्रॉपरली क्लियर हो जाए. ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट अ क्रिस्टल क्लियर understanding and visualization of each and every topic which I am teaching all of you. So let's proceed with the session now. हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ में. ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है, पूरे ईयर में आप लोग को क्लास 12th का बायोलॉजी सिलेबस, और अगर आप क्लास 12th में है लेकिन आपकी कोई सिबलिंग्स क्लास 9, 10th या 11th में है तो उन सभी का भी बायोलॉजी सिलेबस इस चैनल पे कवर अप होने वाला है. हम हमारे चैनल के ऊपर जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जामिनेशंस हो सकते हैं जो हम 9 से लेकर 12 तक में दे सकते हैं, एग्जाम्पल एनटीएससी, हालांकि एनटीएससी भी हो नहीं रही है, देन ओलंपियाड एग्जामिनेशंस लाइक एनएससीजेएस, नीट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, एवरीथिंग विल बी हेल्प्ड आउट बाय मी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखा के कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. यहाँ पर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल आपको इमेज लगा होगा, एंड डेफिनेटली देयर इज अ वर्ड कमिंग इन योर हार्ट और माइंड सेइंग वाओ. ठीक है, और अ फीलिंग ऑफ सेंस कि वाओ सो ब्यूटीफुल. तो ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा ही आती है जब भी हम फ्लावर्स को देखते हैं. तो राइट, जब भी आप फ्लावर्स को देखते हैं तो यू आर समवेयर लॉस्ट इनटू डीप थॉट्स थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल इज दिस फ्लावर. इसके कितने अच्छे कलर्स हैं, क्या शेप है इस फ्लावर का, कितना ज़्यादा सुंदर है ये, इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है. लाइक दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कम्स इनसाइड अवर माइंड सेइंग हाउ ब्यूटीफुल दी फ्लावर्स आर. राइट, तो फ्लावर्स जो है इनके अंदर हम देखें तो हमारे पास में 3 मेजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आते हैं. फ्लावर्स के कलर्स, बहुत सारे वेरिड कलर कॉम्बिनेशंस में फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये कलर्स बहुत 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 ज़्यादा अपीलिंग होते हैं हमारे लिए. राइट, इसी के अलावा फ्लावर्स के मायराइड्स जब ग्रुप में लगते हैं तो दे अपीयर वेरी ब्यूटीफुल. राइट, तो पहली बात तो कलर कॉम्बिनेशंस, दूसरी बात है इसकी ब्यूटीफुल मतलब प्रेजेंस इस वर्ल्ड में, और तीसरी बात इनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है. राइट, तो अधिकतर फ्लावर्स की नहीं होती या होती है, मतलब वेरिएबल हो सकता है ये फैक्ट भी, जैसे कि कुछ फ्लावर्स जो है उनकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है. एग्जाम्पल कैन बी लैवेंडर. लैवेंडर का इसेंशियल ऑयल बनता है. रोज की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है. नेचुरली जो रोज एग्जिस्ट करता है उसकी, जो आर्टिफिशियल रोजेस आजकल मार्केट में मिलते हैं जो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के होते हैं, उनमें फ्रेग्रेंस का इतना मीनिंग नहीं होता जितना कि उनकी ब्यूटी का होता है. अलॉन्ग विद दैट जैस्मिन हो गया. ऐसे कई सारे फ्लावर्स हैं जिनके हमने एसेंशियल ऑयल्स बना रखे हैं. ठीक है, सेंट बना रखी है, फ्रेग्रेंसेस हम उसके इस्तेमाल करते हैं. तो फ्लावर्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. राइट, so we are always fascinated by these flowers appearance whenever they come in front of us. ठीक है बच्चों, मैं साथ साथ में आप लोगों को जो भी समझा रही हूँ उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगवाऊंगी. उससे तुम्हारा ये बेनिफिट हो जाएगा कि तुम्हें मालूम होगा कि हमने बुक में से कहाँ तक का पोर्शन आज कवर कर लिया है क्लास में. राइट, तो देखिए
आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली? नाउ अभी जितनी भी बात हमने करी कि फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, फ्लावर्स के कलर्स बहुत ज़्यादा वेरिड एंड ब्यूटीफुल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें इस प्लांट के अंदर, इस फ्लावर का बिहेवियर है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर्स कुछ और नहीं बल्कि सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के लिए, एंजियोस्पर्म्स जिनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के पास में जो फ्लावर्स लगते हैं ये उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतने ब्यूटीफुल क्यों हैं इनके पास में? ताकि ये पॉलिनेटिंग एजेंसीज या पॉलिनेटर्स की हेल्प ले सकें, क्योंकि प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन सम और द अदर ऑर्गेनिजम्स और सम और द अदर एजेंसीज फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर गैमीट्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर और फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ओके, सो फॉर दैट रीजन दे हैव सो ब्यूटिफुल पेटल्स। इतने सुंदर कलर इसलिए हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर इनके पास आ सके, बैट्स इनके पास आए, एनिमल्स इनके पास जाएं, ठीक है। इनकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी क्यों है? इसलिए है ताकि फिर से इंसेक्ट्स इनके पास अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है। कुछ फ्लावर्स बैड स्मेलिंग भी होते हैं, उन फ्लावर्स की बदबू से भी अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट। तो कुछ फ्लावर्स ही ऐसे होते हैं जो कि बैडली स्मेलिंग होते हैं एंड उसके पास में अट्रैक्ट होने वाले इंसेक्ट्स की कैटेगरी भी अलग होती है। बीटल जाते हैं उसके पास में, वास्प जाते हैं, एंट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है बच्चों कि फ्लावर जो हैं इसमें हम देखते हैं सेंट, परफ्यूम, ठीक है, एंड गेजिंग दी फ्लावर्स वी वॉच देम, रिच कलर्स, एवरीथिंग इज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants shows a sexual reproduction. A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations, ठीक है, to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruit and the seeds, ठीक है बच्चों। तो बात ये हो रही है कि आप देखेंगे फ्लावर्स के शेप्स एंड साइजेस तो कितने वेरिएबल होते हैं। कुछ फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बारीक से, कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं। किसी किसी पौधे पे एक ही बड़ा सा फ्लावर लगता है एक टाइम पे, किसी किसी पौधे पर बहुत बड़ी इन्फ्लोरेसेंस में ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं एक टाइम पे। तो इट विल बी हाईली वेरिएबल। इतने सारे टाइप के इन्फ्लोरेसेंसेज या फ्लावर्स के अरेंजमेंट पैटर्न का डिफरेंस जो है वो उनके अडेप्टेशन के कारण है। कोई प्लांट किसी चीज के लिए अडेप्टेड है, कोई प्लांट किसी और चीज के लिए अडेप्टेड है, राइट। तो इनके अडेप्टेशन के डिफरेंसेस के कारण से इनके इतने सारे पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं। अभी इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या समझने वाले हैं? तो पहली बात तो हम समझेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, देन स्ट्रक्चर इंटरनली, स्पेशली दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हेल्पिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड थर्ड इज वी आर गोइंग टू वॉच फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं आज हमारी क्लास में, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी का इतना पोर्शन सबको क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 1.1 पोर्शन पढ़ेंगे, फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आर नन अदर देन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ओके। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। इसमें हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो फ्लावर्स हैं इन्हें हम डे टू डे लाइफ में कल्चरल या माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ठीक है, इसके अलावा ऑर्नामेंटल कितने सारे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ हमारे घर के बाहर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के पॉट्स लगा देते हैं ताकि बहुत सुंदर लगेगा, एंड इफ एनीबडी विल बी कमिंग इट विल बी गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल अपीयरेंस। सो व्हाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज ऑर्नामेंटल यूज भी किया जाता है फ्लावर्स का। ऑर्नामेंटल यूज का मतलब हमेशा ज्वेलरी पहनने के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, ऑर्नामेंटल मीनिंग डेकोरेटिव पर्पसेस, ठीक है। तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हम लोग कितने सारे फ्लावर्स देखते हैं। आप लोग कई सारे जगह पे देखते हैं कि कुछ लोग जो है पॉट के अंदर पानी भर के फ्रेश फ्लावर्स लगाते हैं कई बार अपने टेबल के ऊपर, क्योंकि वो उन्हें बहुत अपीलिंग लगता है, राइट। सो ऑर्नामेंटल यूज ऑफ फ्लावर्स इज लाइक वी कैन से डन फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सेंचुरीज से हो रहा है। इसी के अलावा कल्चरल यूज भी करते हैं फ्लावर्स का।
कल्चरल यूज में आप इमेजिन करो तो क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मान लो फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे है या हमारे कोई भी फेस्टिवल्स हैं, एनीथिंग, तो आप लोग कई बार देखते हैं कि वहाँ पर लोग फ्लोरल रंगोली बनाते हैं, रोजेस बनाएंगे बीच में, फिर उसके आसपास में येलो कलर का फ्लावर लगाएंगे, देन वाइट, एंड देन दीज काइंड ऑफ फ्लोरल पैटर्न रंगोलीज आर ऑल्सो फेमस, कल्चरल यूज ऑफ फ्लावर हुआ ये, ठीक है। ऐसे ही कोई पर्सन हमारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है हमारे लिए, तो हम उसको फ्लावर का बुके दे रहे हैं, ठीक है, या किसी के घर पे कोई फंक्शन है तो यू आर टेकिंग द फ्लावर बुके फॉर देम। सो अगेन दिस इज काइंड ऑफ वी कैन से सोशल और कल्चरल यूज ऑफ फ्लावर्स, ओके। ऑल्सो पीपल डू यूज द फ्लावर्स फॉर वेणीज और गजरा जो बाल में लगाती हैं फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल, और वी कैन से ऑल्सो ऑर्नामेंटल यूज ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर्स के बहुत सारे कल्चरल, सोशल, ऑर्नामेंटल यूजेस हो सकते हैं। इवन कई बार मोर्निंग, मतलब कि कोई इंसान जो है उसके फैमिली में कोई लॉस हो गया है, कोई पर्सन नहीं रहा है, तो भी फ्लावर्स देकर सिंपैथी जताई जाती है। सो फ्लावर्स आर यूटिलाइज्ड एज अ कल्चरल, एज अ सोशल, एज एन ऑर्नामेंटल मीन्स फ्रॉम मैनी 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 ईयर्स, बहुत सालों से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि आप कुछ फ्लावर्स के एनलिस्ट करिए जो कि ऑर्नामेंटल यूज के हों, और कुछ फ्लावर्स ऐसे एनलिस्ट करिए जो कि सोशियो कल्चरल यूज के हों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं आपको, जो आपको इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, आप वो लिस्ट में ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोगनवेलिया ये एक प्रकार से ऑर्नामेंटल यूज हो जाएगा, कल्चरल यूज नहीं होता है इसका, ठीक है। डहलिया ये हो जाएगा आपका ऑर्नामेंटल यूज, हिबिस्कस ऑर्नामेंटल एंड कल्चरल यूज भी होता है इसका, इनफैक्ट मेडिसिनल यूज भी होता है इसका, राइट। जैस्मिन कैन बी ऑर्नामेंटल, कल्चरल बोथ। क्यों ऐसा बच्चों, कल्चरल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैस्मिन वगैरह जो है ये रिलीजियस ओकेजन्स पे लोग चढ़ाते हैं कई बार, तो कल्चर में काउंट होगा वो भी, इसलिए, ठीक है। ऐसे लोटस जो है ये भी ऑर्नामेंटल हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। मैरीगोल्ड भी दोनों हो जाएंगे, ऑर्नामेंटल भी होता है, कल्चरल भी होता है। रोज भी ऑर्नामेंटल भी होता है, कल्चरल भी होता है, सोशल भी होता है, सब कुछ होता है ये तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिक्री इसकी 14 फेब के आसपास दिखने मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है इसको हम ऑर्नामेंटल मानेंगे, कल्चरल यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। सो इट विल बी ऑर्नामेंटल, बुकेज वगैरह में लगाते हैं ना, कल्चरल भी हो सकता है फिर तो, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स वी हैव सीन, और भी कई सारे फ्लावर्स लाइक ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स हमारे नियर प्रॉक्सिमिटी में, सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, जिनको हम ऑर्नामेंटल या कल्चरल किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड द एनसीईआरटी's पैराग्राफ स्पेशली डेडिकेटेड ऑन दिस टॉपिक। ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब जाने कब से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है फ्लावर्स के साथ में। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, religious, cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings like love, affection, happiness, grief, mourning, etc. ठीक है, दुख में भी और सुख में भी हमारा साथी रहा है फ्लावर since time immemorial. List at least 5 flowers of ornamental value. ये लिस्ट में आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कौन कौन से ऑर्नामेंटल वैल्यू के फ्लावर्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस, ठीक है, इन योर फैमिली, ओके। सो दीज काइंड ऑफ लिस्ट इफ यू आर मेकिंग, प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं समझ पाऊँ कि अलग अलग बच्चे क्या सोचते हैं, कौन से उनके हिसाब से कल्चरल फ्लावर्स हैं, कौन से उनके हिसाब से ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, ओके। अच्छा बच्चों, जब भी कोई पर्सन सिर्फ फ्लावर्स की खेती करता है ताकि वो उससे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या इकोनॉमिक वैल्यू डिराइव कर सके, उसे मार्केट में बेच सके, प्रॉफिट कमा सके, तो हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। सो फ्लोरिकल्चर इज बेसिकली वी कैन से ग्रोइंग, कल्टिवेटिंग दी फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर को। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर ले रखा है, इस इमेज को ध्यान से
समझो, देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है इसमें ये एक ही हम देख रहे हैं स्टेम पे 2 फ्लावर्स हो गए हुए, एक हम पीछे का व्यू देख रहे हैं, एक हम सामने का व्यू देख रहे हैं, ठीक है। पहले पीछे के व्यू से समझते हैं। देखो ये है हमारी फ्लावर की वो कनेक्टिंग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर को मेन स्टेम पे जोड़ती है। मतलब कि मानो कि ये स्टेम है, तो इस स्टेम से यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे स्टेम, और इस फाइन ब्रांच ऑफ स्टेम को जिसके ऊपर कि मेरा फ्लावर अटैच्ड है इसे मैं बोलूँगी पेडिसिल या पेडिंकल, दोनों बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज पेडिसिल और समटाइम्स ऑल्सो नोन एज पेडंकल, नन ऑफ देम विल बी रॉन्ग। कई सारे गूगल इमेजेस पे आपको ये सिर्फ स्टेम लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि ये स्टेम है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। द फाइन ब्रांच ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज पेडिसिल ऑन विच द फ्लावर इज अटैच्ड, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज पेडंकल। ओके, अब क्या देखते हैं अपन, फिर पेडंकल आ रहा है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि हमें फ्लावर को आगे से देखना चाहिए, ठीक है। पीछे से देखने में क्या मिल रहा है, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स नीचे की साइड पे है, ये आउटर मोस्ट हो गए, और इसके अंदर की तरफ पर प्रेजेंट है कलरफुल स्ट्रक्चर्स, ये कंपैरेटिवली इनर हो गए हैं इस ग्रीन स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप देखो, अब इसको हम आगे से देखते हैं, तो एक फ्लावर में क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो एक फ्लावर में हमें दिखता है एक पेडिसिल, फिर दिखता है एक रिसेप्टिकल या थैलेमस जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। थैलेमस बोलेंगे हम या फिर रिसेप्टिकल टर्म इस्तेमाल करेंगे। उसमें सबसे बाहर की साइड पर अरेंज्ड होते हैं ग्रीन कलर के सेपल्स जो कि फ्लावर को बड की स्टेज में, जबकि वो एक कली होता है तब उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेपल्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर्स व्हेन द फ्लावर इज इन अ बड स्टेज, ठीक है। फिर इनर टू दी सेपल्स, ठीक है, ये सेपल्स कौन से हो गए हमारे, ग्रीन कलर्ड पोर्शन, दिस इज सेपल, this is sepal, this is also sepal, 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 ठीक है। So sepals are green colored portion of the flower which will be protecting the floral whorls present inner to the sepal, ठीक है, when the flower is in a bud stage. Okay, अब आ जाते हैं अपन इस पे ये colored portion पे. So these are called as petals. Petals are colorful most of the times with vibrant colors. It could be ranging from red, orange, yellow, purple. It could be various different colors, but not all the flowers will be having vibrant colors. Some of the flowers will be having very light shades also, like white, pale yellow we can say. So that kind of flowers are also present, ठीक है। So different colors of the flower will also be showing their different behaviors. अलग अलग behavior बताते हैं वो। कलरफुल जितना वाइब्रेंट कलर होगा ना, फ्लावर जनरली दिन में खिलेगा क्योंकि कलर्स जो हैं उनको हम दिन में बेहतर देख पाते हैं, और जो वाइट कलर के या फिर पेल शेड्स के फ्लावर्स होते हैं जनरली वो रात में खिलते हैं क्योंकि डार्क कॉन्ट्रास्ट के अगेंस्ट वाइट फ्लावर डार्कनेस में नजर आएगा इजीली। तो कई बार ऐसा होता है कि वाइट फ्लावर्स या लाइटेस्ट शेड्स के फ्लावर्स जो हैं मोस्टली रात में खिलते हैं या रात भर खिले रहते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं अपन इसमें इनर वर्ल्स की बात करते हैं, इनर फ्लोरल पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है, ठीक है, और इस पर अरेंज्ड है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर या तो थैलेमस पे अटैच्ड है, या तो थैलेमस पे अटैच होगा, या तो फिर ये कई बार पता है क्या है, ये कई बार इस पेटल के ऊपर अटैच होता है, ये ऐसे। ये स्ट्रक्चर्स दे आर नन अदर देन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कॉल्ड as stamen और एंड्रोशियम। एंड्रो वर्ड होता है मेल के लिए, एंड्रोशियम मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन भी बोलते हैं ऐसे हम, ठीक है। अच्छा, फिर आपको दिख रहा है ये सेंटर में यहाँ पर एक बल्ज है, फिर थोड़ा सा फाइन ट्यूब है, फिर कुछ लैंडिंग सरफेस दिख रही है। ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्पल या तो फिर पिस्टल। कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, और इसी के लिए हम एक टर्म और इस्तेमाल करेंगे गाइनोशियम।
ठीक है, तो कार्पल, ईदर और पिस्टल और गायनोशियम दे विल बी कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स इन देम। वन पिस्टल कंटेन्स 3 पार्ट। सबसे ऊपर लैंडिंग सरफेस को बोलते हैं अपन स्टिग्मा, नीचे के ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल, और उसके नीचे बल्ज्ड पोर्शन को बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर है। ये डायग्राम मैंने बिना क्रॉस सेक्शनल व्यू वाला बताया। मैं चाहती हूँ कि सारे तरीके से बेस्ट इमेजिनेशन हो, इसलिए 2-3 डायग्राम्स ला सकती हूँ मैं हर एक चीज को समझाने के लिए। देखो यहाँ पर एक और चीज देखते हैं हम, पेडिसल के आसपास में कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अगर अटैच होते हैं तो हम इसे बोलते हैं ब्रैक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है, इस पे फ्लावर अटैच्ड है, तो यहाँ पर अगर कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे ब्रैक्ट, BRACT। ठीक है, सो ब्रैक्ट्स आर स्मॉलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, we can say at the base of pedicel, ठीक है, in a flower। डायग्राम में क्रॉस सेक्शनल व्यू ले आई मैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब हम एक फ्लावर को देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं, हमने उसके कुछ पेटल्स एंड सेपल्स हटा दिए, हम क्रॉस सेक्शनल देख रहे हैं। ठीक है, तो हम जब उसका सेक्शनल व्यू देख रहे हैं तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है, हमने ओवरी को भी काट दिया बीच में से। ठीक है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर वी आर गोइंग टू वॉच राइट नाउ। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और LS ऑफ अ फ्लावर, LS ऑफ अ फ्लावर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डायग्राम देखिए तो आपको LS ऑफ अ फ्लावर में क्या दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है, हम आउटसाइड ही नहीं जाएंगे फिर से। ठीक है, तो पेडंकल या पेडिसल जो हमने अभी पहले देखा था वही है। ठीक है, जिसपे फ्लावर अटैच है वो स्टेम। रिसेप्टिकल, ये दिख रहा है स्वॉलन बेसल पोर्शन ऑफ एनी फ्लावर, इसे हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। रिसेप्टिकल के लिए हम एक टर्म और इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कहलाती है थैलेमस। सो रिसेप्टिकल कैन ऑल्सो बी सेड एज थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज है, आउटर मोस्ट सेपल्स अरेंज है, ग्रीन पार्ट्स, देन उसके इनसाइड पर पेटल्स अरेंज है, कलरफुल पार्ट्स। ठीक है, देन उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी है, अरेंजमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी है, स्टेमन भी है मतलब, और कार्पल या पिस्टल भी है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो कभी भी हमसे कोई भी पूछेगा फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं, सो वी आर वेरी इजीली एबल टू से सम ऑफ द बेसिक टर्म्स। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर मोस्ट साइड, वी कैन से सेपल्स। ठीक है, दे आर ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, आउटर मोस्ट होते हैं ये एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। इसके अलावा टुगेदर they are called as कैलिक्स। ठीक है बच्चों, जब भी हम सारे सेपल्स को एक साथ मिलाकर कुछ बोलना चाहें तो हम बोलते हैं कैलिक्स, एंड कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर। वर्ल्ड मतलब फ्लावर को ऐसे मान करो जैसे कि एक गोल है पहले स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर एक और कुछ स्ट्रक्चर है गोल, फिर एक और स्ट्रक्चर है गोल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कौन सा वर्ल्ड है, राउंड, और वी कैन से स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, वर्ल्ड, तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड हो जाता है हमेशा कैलिक्स। सो इट इज आउटर मोस्ट वर्ल्ड इन अ फ्लावरिंग प्लांट, प्रोटेक्टिव वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिर इनर टू इट विल बी पेटल्स। ठीक है, पेटल बोलना ज्यादा सही होगा और सेपल बोलना, क्योंकि हम इसका सिंगुलर देख रहे हैं, प्लूरल तो हम जानते हैं कि अलग नाम से बोलते हैं। ओके, सो पेटल इज इनर टू सेपल। ठीक है, एंड दे आर कलरफुल okay parts, and what is the main function, attracts insects through color and fragrance। petals ही fragrance वाले होते हैं क्योंकि इसलिए। ठीक है, और टुगेदर हम petals को क्या बोलते हैं, टुगेदर they are
called as corolla. corolla, ठीक है. सो corolla कहते हैं इसे, टुगेदर हम बोलते हैं corolla. ओके, दिस विल बी इनर वॉल, ठीक है. इट्स नॉट द आउटर मोस्ट, इट इज द इनर टू सेपल. क्लियर है इतना? ठीक है, ये समझ में आया सब लोगों को. अब हम नेक्स्ट आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट विल बी स्टेमन. थर्ड नंबर पे स्टेमन, ठीक है. दे आर either located on thalamus or receptacle, or attached on petals, ठीक है. They are present inner two petals definitely. ठीक है. They are together called as androecium, ठीक है. पर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं. It has two parts. क्या होता है इसमें? दो पार्ट. एक होता है बाइलोब्ड एंथर, और एक होता है फिलामेंट, ठीक है. और स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. स्टेमन कैन बी मोर देन वन इन नंबर, डेफिनेटली दे कैन बी मल्टीपल, एंड दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, चलो अब क्या आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ओह, लास्ट है हमारे पास में पिस्टिल, या फिर कार्पल, या फिर गायनोशियम. ठीक है, गायनोशियम टर्म वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे अपन ने यहाँ पे आउटर मोस्ट वर्ल्ड बोला, ऐसे यहाँ पर हम गायनोशियम टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में. दे आर इनर मोस्ट वर्ल्ड, ठीक है, और फ्लोरल पार्ट, ओके. देन अटैच्ड ऑन थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, and it has 3 parts. और 3 पार्ट्स के नाम क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. सो दिस इज the basic detailing about what all parts are present in a flower. ठीक है, फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है. I am really hopeful that it is visible, quite visible. Okay बच्चों, so this much is done. ठीक है, अभी शायद विजिबल ज़्यादा होगा. ओके, चलिए, तो इसके आपको मैं नोट्स की स्लाइड भी प्रोवाइड करवा दूंगी. तो हम एनसीईआरटी क्या बोलती है ये रीड करते हैं इसके बारे में. ठीक है, हमने तो ये रीड कर लिया बेसिक. देखो, टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर सिर्फ
ऑ मटेरियल है, वाओ मटेरियल नहीं है, और भी कई चीजें मैटर करती हैं. फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स and a site for sexual reproduction. In earlier classes you have read various parts of a flower. तुम्हें क्लास 11th में वापस से वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की डिटेलिंग नहीं बताई गई एनसीईआरटी में, पर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें वापस से रिकॉल हो जाएगा. ठीक है. सो फिगर 1.1 विल बी हेल्पिंग यू टू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. कैन यू नेम 2 पार्ट्स इन अ फ्लावर विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स. सो इट विल बी डेफिनेटली स्टेमन. ठीक है. एंड पिस्टिल और कार्पेल. स्टेमन से क्या बनता है? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि मेल गैमीटोसाइट है, एंड पिस्टिल फॉर्म करता है वी कैन से ओव्यूल जो कि फीमेल गैमीटोसाइट सेल है. ओके चलिए अब शुरू करते हैं हम अगला हेडिंग जो कि हमारे पास में है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. ठीक है. अब इसको मैं क्विकली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ आप लोगों के लिए. देखो, जब भी हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो इसको समझते हैं क्या होता है. तो जैसे अपन बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. तो दोनों में एक बात हमें कॉमन दिखेगी. क्या? पहली चीज तो कि फ्लावर में प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, एंजियोस्पर्म प्लांट में जब तक कि फ्लावर नहीं आया तब वो छोटा बच्चा होगा प्लांट, ऐसे मानेंगे अपन. फिर फ्लावर आ गया है तब वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है प्लांट, ऐसे मान सकते हैं. फिर फ्लावर आ गया है तो फ्लावर क्योंकि सेक्सुअल ऑर्गन्स है तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, है ना. तो गैमीटोजेनेसिस. फिर गैमीट्स बन जाएंगे तो पॉलन ग्रेन बनेगा और ओव्यूल बनेगा, तो इनकी ट्रांसफर, तो पॉलिनेशन. फिर ट्रांसफर होने के बाद में मिक्सिंग ऑफ द गैमीट्स, मतलब कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाए ताकि बने जाइगोट. ठीक है. तो उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इस जाइगोट या एम्ब्रियो से बनेगी सीड, तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. फ्रूट, वो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है. तो ऐसे अपन स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को. ठीक है. तो पूरी प्रोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? देखो, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे? दीज कैन बी सब पार्ट्स वी कैन से फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ते हैं देखो बता देती हूँ मैं. हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर हो गया तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पूरा. ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन. फिर पॉलन फॉर्मेशन. ठीक है. फिर पढ़ेंगे पॉलन का स्ट्रक्चर क्या है ना. ऐसे ही हम पढ़ेंगे फिर सेम यही बात, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल कर देंगे. फिर हम पढ़ेंगे ओव्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, ये पढ़ेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे अचीव होता है. ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में. फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपन पढ़ेंगे पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन, और हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ने वाले होते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. फिर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है. फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. तो प्री फर्टिलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें अपन
वन बाय वन कवर अप करते जाएंगे, तो आप लोगों को अब कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए जब हमें वैसा सामने लिखा है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या है। तो हम ये 1.2 पोर्शन को बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेट करके डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब प्लांट है, प्लांट आपने शुरू से देखा किसी प्लांट को। फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि आपने एक मैंगो का बीज उगाया था, ठीक है, तो उससे मैंगो का पौधा निकला। यू हैव सीन दैट प्लांट, आपने देखा उसको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लगे। हाइब्रिड मैंगो प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल या ओरिजिनल जो होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। 10 साल लग गए, ठीक है, पौधा बहुत बड़ा होकर एक ट्री बन गया। अभी तक क्या उसका बचपना चल रहा था क्योंकि उसमें एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई? तो हम बोलेंगे यस, जैसे ही पहली बार के लिए उसमें फ्लावरिंग होगी तब मैं ऐसा मान लूंगी कि अभी इसकी फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्सुअल मैच्योरिटी या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है, ठीक है। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कई बार साल भर में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो साल भर फ्लावर नहीं देते। तो प्लांट्स में एक अलग ही बिहेवियर हम बोलते हैं, ह्यूमन में ऐसा बिहेवियर नहीं होता या एनिमल्स में नहीं होता। देखिए हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है, ह्यूमन की बात करते हैं, अभी लिखना मत इसको नोट्स में, सिर्फ समझो ह्यूमन में। तो जुवेनाइल फेज मतलब कि जो हम बोलेंगे हमारी बॉडी की सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हो रही है। मतलब हम जब छोटे बच्चे थे, हमारा बर्थ हुआ से लेके हम बड़े हुए, हमारी प्यूबर्टी नहीं आई है तब तक की फेज हमारी जुवेनाइल फेज कहलाती है। मतलब हम छोटे बच्चे हैं, हमारी सिर्फ फिजिकल ग्रोथ हो रही है। इसके बाद में आती है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने लगी है और प्यूबर्टी चालू हो गई है, प्यूबर्टी रीच हो गई है, ठीक है। मेल्स स्पर्म्स बनाने चालू कर चुके हैं अपनी बॉडी में, फीमेल्स अपनी बॉडी में एग सेल बनाना चालू कर चुके हैं। जब ऐसी एज आती है 14-13 के आसपास में, तो हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। तो ह्यूमन में ऐसा हुआ। लेकिन प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में कैसी की बात है यार? प्लांट में ऐसी बात है कि उनकी जुवेनाइल फेज टर्म इस्तेमाल नहीं करके अपन बोलते हैं प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, हालांकि है वही जुवेनाइल फेज। इसमें प्लांट की क्या हो रही है? फिजिकल ग्रोथ हो रही है। फिर क्या हुआ? उनकी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हुई, तो हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज आया, ठीक है, जब फ्लावरिंग हुई उसमें। फिर मैंने कहा कि कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार फ्लावर दे देते हैं, उसके बाद में फिर साल भर फ्लावरिंग नहीं होती, फिर फ्लावरिंग होती। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जिसमें फ्लावर आ जाता है, फिर उसमें 12 साल फ्लावरिंग नहीं होती, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर 12 साल फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर फ्लावरिंग होती है। तो ये क्या बात हो रही है? तो क्या बोलूँ कि फिर उसके बाद उनका जो फेज पहले था, मतलब कि वेजिटेटिव फेज, वो वापस आ जाता है और इस दौरान पे वो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, और फिर से जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तब वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं। तो प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में वेजिटेटिव फेज भी आ सकता है, ठीक है। तो प्लांट्स में ऐसा कभी भी नहीं बोलते हम कि सेक्सुअल मैच्योरिटी वंस अटेन्ड और अचीव्ड, नाउ द प्लांट विल कंटिन्यूअसली फ्लावर फॉर लाइफ टाइम। नो, वी कैन नॉट सी लाइक दैट। वी हैव सीन flowers will be coming, then the season goes away, then the flowers will be flowering, then the plants will be flowering in the very next season, ठीक है, when there will be a reproductive season for them. So this is how the plants will be working. ऐसे plants में होता है, ठीक है। तो अब हम समझते क्या है, जब भी प्लांट पे फ्लावर आने वाले होते हैं तो फ्लावर आते किस पे हैं? तो हम बोलते हैं स्टेम पे आते हैं। तो स्टेम पे जनरली तो लीफ उग रही थी पहले, ठीक है, बहुत सारी लीव्स उग रही थी। फिर अचानक से ऐसे क्या होता है कि वो लीफ की जगह पे फ्लावर आना चालू हो जाते हैं। देयर मस्ट बी सम चेंजेस हैपनिंग इन द मेरिस्टेम टिश्यूज, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, जो कि डिवाइड करके बनाते हैं फ्लावर को। उसमें कुछ तो सडन बदलाव आता होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो बदलाव क्या है। सो वेजिटेटिव फेज है एक तो, और एक है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले वाले केस में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर है वेजिटेटिव शूट, एपिकल मेरिस्टेम और लीफ प्राइमोर्डियम। ये एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो बना क्या रहे हैं? बना रहे हैं लीफ बना रहे हैं, ठीक है। और
अगर फ्लावर्स आने चालू हो जाते हैं बच्चों, तो प्लांट में पहले ही डिसीजन हो जाता है कि फ्लावर आएगा। जब डिसीजन होता है कि फ्लावर आएगा तब मॉडिफिकेशन होना चालू होता है, तब शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बनाएगा नहीं लीफ, बल्कि बनाएगा इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, बल्कि बनाएगा मॉडिफिकेशन होके फ्लोरिजन बन जाएगा, फ्लावर फॉर्मिंग, फ्लावर जनरेटिंग। तो इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम या फ्लोरिजन, फ्लोरल मेरिस्टेम जो है, अब यहाँ पर से फ्लावर आने वाला है ना कि लीफ। तो ये मॉडिफिकेशन प्लांट में हो ही जाता है रिप्रोडक्टिव फेज के शुरू होते ही, और उसके बाद ही फिर फ्लावर्स आने चालू होते हैं। तो मैं आपको एक रियल इमेज दिखाती हूँ। देखो, आप सब ने ऐसा कभी ना कभी देखा होगा कि कभी भी जब भी किसी प्लांट पे लीफ की जगह फ्लावर उगना चालू, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि लीव्स की जगह पे बर्ड आने चालू हो गए। देखो ये ऐसे बर्ड आ रहे हैं, ये बर्ड्स आ रहे हैं, ये फ्लावर बनाने वाला है। तो आप बोलेंगे अरे अरे प्लांट के ऊपर हमने आज एक कली देखी, वी हैव सीन अ बर्ड coming out from the flower from the plant for the first time, right? So flower might come in the near time, है ना, तो ahead आने ही वाला है flower somewhere. So this is how we are also able to see the changes in the plants taking place just before the flowering will be starting. Okay, so we will be reading the NCERT once again. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place already. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of the flower primordium. ठीक है, that means instead of formation of leaf primordium, now the shoot apical meristem will be modified into florigen or floral meristems and leads to formation of inflorescences rather than leaf. Inflorescences are formed which bear the floral bud, and then the flowers will be coming. In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and gynoecium differentiates and develops. Why are they saying like this? Because floral meristem कौन से पौधे पे आई है, डिपेंड करता है कि क्या वो प्लांट यूनिसेक्सुअल है या वो प्लांट बाइसेक्सुअल है, वैसा उसमें फ्लावर आएगा। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का मतलब होता है जिनमें कि एक ही सेक्स प्रेजेंट है, जैसे कि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसपे कि सिर्फ मेल ही फ्लावर्स आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही आते हैं, पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते उनमें, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल कैटेगरी हुई। और जिन फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल सिस्टम भी है, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड करेगा कि क्या फॉर्मेशन होना है, प्लांट उस हिसाब से मॉडिफाई करके एंड्रोशियम बनाएगा या गाइनोशियम बनाएगा या दोनों बनाएगा। You would recollect that androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. Yes, we have already seen that in the diagram just covered before this topic. ठीक है, so now in the very next class we are going to cover up with the stamen, microsporangium and pollen grain. Complete detailing about this topic will be doing in the very next class. So by this today's lecture is going to end. बच्चों, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर आने के पहले कोशिश ये करना है कि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अभी डाला है इसको जितना पॉसिबल हो स्प्रेड कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच जाए और फिर सेकेंड लेक्चर से मेरे पास में सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।